अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट, ऐसे ही है। और जी सर। उसमें उसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप पहले ले लें, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलेंगे। सर अटेंडेंस तो नहीं ना मार्क कर रहे अभी ऑनलाइन आप? कर रहा हूँ मैं। सच्ची? हाँ जी। आपको एक मैसेज किया था मैंने। कोई मैसेज नहीं मुझे रिसीव हुआ। मैम दोबारा कर सकता हूँ। हम्म। अच्छा, हम लोगों ने रिक्रूटमेंट डिस्कस किया था, रिक्रूटिंग डिस्कस किया था। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले उस क्वेश्चन को ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7, सिलेक्शन। तो पहले तो अगर किसी का क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी तो वो सर। क्वेश्चन ले लें। जी जी। सर एम्प्लॉय रेफरल्स जो होंगे, जो रिकमेंडेड बंदे होंगे, जी ये हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव वे में ही जाएंगे सर? नेगेटिव में भी तो जा सकते हैं। जे अभी ये क्वेश्चन एक किया है, मैं क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जो रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये आया कि जब आप एम्प्लॉय रेफरल की बात कर रहे हैं, तो जब एम्प्लॉय रेफरल आता है तो क्या हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव होता है? ऐसा नहीं है। रेफरल्स तो हर तरह के आएंगे, उसमें से चंद एक रेफरल्स वो लोग रेफरल भी कर रहे होंगे जिनको तो बिल्कुल भी आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। तो रेफरल्स हमेशा 100% ठीक नहीं होते। ये कंपनी की पॉलिसी है, ये कंपनी के डिसीजंस हैं जो उन्होंने बाय द टाइम चेंज करने होते हैं। ख़ुद से उनको जो है वो देखना होता है कि कौन सी चीज़ हमें किस वक्त पे ज़्यादा सूट कर रही है। आपको आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि इस तरह से भी काम होता है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि जब कभी भी इंटरनल हायरिंग करनी है तो आपको एम्प्लॉय रेफरल की तरफ ही जाना है। ऐसा नहीं है। समटाइम्स हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो आपकी उस रिस्पेक्टिव पोस्ट पे जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा हो, तो फिर डेफिनेटली आपको आउटसोर्स करना पड़ता है, बाहर देखना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपके इंटरनली कोई अच्छा बंदा आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप उसको वहीं से हायर कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन, पोजीशन टू पोजीशन चीज़ें वेरी करती हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो ठीक ही होगा या हमेशा वो गलत ही होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है फाउंडेशंस ऑफ सिलेक्शन। और ये जब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की तो एक बात याद रखिएगा कि हमने जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस डिस्कस किए थे तो उसमें पहला फंक्शन ही आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन था, R&S जिसको हम बोलते हैं। उस R को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है आपका जी सिलेक्शन सर प्रोसेस। ज़रूर। वो है सिलेक्शन प्रोसेस। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके प्राइमरी पर्पस पे बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म्स को यूज़ करती हैं इस पे बात करेंगे, प्राइमरी पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट की हम बात करेंगे, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद जॉब इंटरव्यूज़ एंड मींस ऑफ करेक्टिंग दैम, कि जॉब इंटरव्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह से हैंडल करना है, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम द रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज़। आप रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज़ की बात करते हैं, लोगों को जॉब ऑफ़र करने से पहले उनसे रियलिस्टिकली परफॉर्म करवाते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस। आप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि जो बंदा जहाँ से आया है आप वहाँ से पता करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से है। लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, और फिर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 वैलिडिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूँ कि एक्चुअली सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या है। देखें, हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो चीज़ों को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट आपकी अनाउंसमेंट ऑफ जॉब्स तक है।
कि आपने जॉब ऑफ़र कर दी है, ठीक हो गया। उस जॉब ऑफ़र के अगेंस्ट जब आपको एप्लीकेशंस रिसीव होना शुरू हो जाएं और आप उस पर किसी किस्म का कोई टूल या प्रोसेस शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी सिलेक्शन कहलाती है। उस सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बड़ा कम्प्रीहेंसिवली। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो आपको समझ आएगी कि ये एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से काम करता है। तो पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड ओपनिंग टू ऑफरिंग अ जॉब, HRM एंड द एप्लीकेंट मे गो थ्रू मैनी स्टेप्स। नॉट ऑल एम्प्लॉयज़ use every step but the comprehensive approach used by many employer is illustrated here। ये जो टेबल यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती हो, लेकिन एक comprehensive जो पिक्चर है वो आपके सामने दी गई है ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मोस्ट सूटेबल स्टेप्स हैं या जो मोस्ट रिकमेंडेड स्टेप्स हैं उनको जो है वो किस तरह से जो है वो देखा जाता है। ये अब शुरू कहाँ से होता है ये याद रखिएगा। एडवर्टीज़मेंट जब आपने कर दी तो वो आपकी रिक्रूटमेंट है, और उससे ऑनवर्ड जब आपके पास एप्लीकेशंस का पूल आ जाएगा, उस पूल को क्रिएट करने से ऑनवर्ड जो जो आप काम कर रहे होंगे वो आपका सिलेक्शन कहलाएगा। उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग की डेफिनेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस वेयर बाय जॉब इंक्वायर्स आर सॉर्टेड। आप यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। अब वो सॉर्ट आउट करने के नंबर ऑफ़ वेज़ हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि सपोज़ आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो NTS पे NTS के थ्रू काफ़ी लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया होगा। तो वो जो पहला क्राइटेरिया वहाँ पे स्क्रीनिंग का है वो ये है कि हर वो इंडिविजुअल जिसके 50% से मार्क्स कम हैं वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में से आउट हो जाता है। तो आप इसको इनिशियल स्क्रीनिंग का एक स्टेप भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये कह देते हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग में आपने ये देखा कि आपने ये कहा था कि हमें 3 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। अब जो जिन जिन के CVs में या एप्लीकेशन फॉर्म में जिनका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है, आप उनको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ वो एप्लीकेंट्स को अपने पास रखेंगे जो आपके रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। जब आप इनिशियल स्क्रीन पास कर लेते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आता है। जब आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपके जो है वो टेस्ट स्कोर्स भी लिए जाते हैं। अब इसको ज़रा एक नज़र और देख लें कि अगर इनिशियल स्क्रीनिंग में आप तो पास हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप अगले स्टेप पे जो है वो आ जाएंगे। इन केस कि अगर आप यहाँ पे ही फेल हो जाते हैं तो ये देखें आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट एप्लीकेशन वाले पूल में चली जाएगी। इसी तरह से आपकी एप्लीकेशन अगर यहाँ पे जो है वो फुलफ़िल नहीं होती तो आप रिजेक्ट एप्लीकेंट हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अगर आप पास नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इन केस कि आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपके इंटरव्यूज़ आएंगे। वो इंटरव्यूज़ अगर आप पास कर लेते हैं तो कंडीशनल जॉब ऑफ़र होगी। अगर आप वो इंटरव्यू फेल हो जाते हैं तो अगेन आप एप्लीकेशन आपकी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब कंडीशनल जॉब ऑफ़र में आगे 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपके पास है कि आपका बैकग्राउंड एग्जामिनेशन होगा और दूसरा स्ट्रेट अवे आपको जॉब ऑफ़र कर दी जाएगी। जब आपका बैकग्राउंड जो है वो चेक होगा तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑल क्लियर हो जाती है तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और अगर आपका मेडिकल टेस्ट पास हो जाता है तो आपको परमानेंट जॉब ऑफ़र कर दी जाती है। और अगर आपको वो नहीं आता तो अनफिट टू डू एसेंशियल जॉब एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अब इस पूरे सिनेरियो को आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो एक्सप्लेन करना है। सपोज़ कि हम सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर की, कि आपने एक इंडिविजुअल हायर करना है एक, और वो पोस्ट है ड्राइवर की। तो आपने कह दिया जी कि हमें 35 साल का बंदा चाहिए, मेल चाहिए, और उसके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। LTV STV किसी किसी एक को भी जो है वो आप ले लें।
और आपने कह दिया जी कि वो मैट्रिक पास होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हर बंदा इंडिविजुअल जो है वो एटलीस्ट मैट्रिक पास होना चाहिए। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाती हैं। आपने इनिशियल स्क्रीनिंग में सारे वो लोग निकाल दिए जो मेल नहीं थे, आपने सारे वो लोग निकाल दिए जिनकी एज 35 से कम थी, आपने सारे वो लोग निकाल दिए जो मैट्रिक फेल थे, आपने सारे वो लोग निकाल सारे ये माइक किसका ऑन है यार? तो आपने वो सारे लोग निकाल दिए। जब आपने उनको निकाल दिया तो आपके पास एक पूल क्रिएट हो गया। सपोज़ कि हम ये कहते हैं कि आपके पास 10-15 बंदे आ गए जिनका आपने टेस्ट लेना है या आपने उनको आगे प्रोसेस करना है। अब आपका प्रोसेस ये है, नॉर्मली जब आप ड्राइवर को हायर कर रहे होते हैं तो आप उनके रिटन टेस्ट वगैरह नहीं लेते। चलें हम एक सपोज़ करते हैं कि हमने ये कहा कि नहीं, फिर भी आप उनका थोड़ा बहुत रिटन टेस्ट ले लें। अब ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटन टेस्ट उसका क्या हो सकता है? आप उससे कोई एप्लीकेशन तो नहीं लिखवाएंगे। आप उसका रिटन टेस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि उसको रोड सिग्नल्स के बारे में पूछ लें, उसके जो ड्राइविंग के मुतालिक उसके बारे से क्वेश्चन कर लें। अगर तो वो पास हो जाता है तो फिर आप उसके इंटरव्यू की तरफ चले जाते हैं। अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता है तो फिर वो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब जब आपने उसका इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में पता चला कि ये बंदा तो डिसीजन मेकर ही नहीं है। और एक अच्छे ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। अच्छा, अगर वो यहाँ पे इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो फिर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। अगर वो पास हो जाता है तो फिर कंडीशनल जॉब ऑफ़र है। कंडीशनल जॉब ऑफ़र क्या है कि वो कंडीशनल जॉब ऑफ़र में दो ऑप्शन हैं। या तो स्ट्रेट वे आप उसको कहेंगे जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल से आप जॉब पे आ जाएं, या फिर वो आपको ये कह सकता है कि जनाब मैं महीने 2 महीने तक मुझे टाइम दे दें, मैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन करके आपको आके ज्वाइन कर लूँगा। तो मीनवाइल अगर वो पहले कहीं जॉब कर रहा था तो फिर आप डेफिनेटली उसकी बैकग्राउंड को चेक करेंगे। अगर बैकग्राउंड में पता चलता है कि वो बंदा अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो आप कभी भी उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन नहीं होने देंगे, आप उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इन केस कि उसका बैकग्राउंड जो है वो ऑल क्लियर आता है कि जी बड़ा फेयर आदमी है, ठीक है, ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आप उसको रख लें, आप फिर उसके मेडिकल की तरफ चले जाते हैं। जब आप मेडिकल की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ड्राइवर की जो आई साइट है वो 6 है, उसको तो इतने मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं, या वो हैंडीकैप है, या उसको कलर ब्लाइंड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर वो इस तरह की चीज़ें उसमें से डायग्नोज हो जाती हैं तो आप उसको कहते हैं जी कि सॉरी यू आर एक्चुअली अनफिट टू फॉर दिस जॉब, हम आपको नहीं रख सकते। या आपको पता चलता है कि आज से पहले जिस जिस गाड़ी पे आपने उसको बिठाना है उसने वो गाड़ी आज से पहले कभी चलाई ही नहीं है, तो वो भी आपकी उस रिस्पेक्टिव जॉब के लिए अनफिट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो ये सारी चीज़ें पास कर देता है तो दैट मीन्स कि फिर आपने उसको एक परमानेंट जॉब ऑफर जो है वो ऑफ़र कर दी है। अब इस ही एक एप्लीकेशन को आप लिंक करें अपनी आर्मी टेस्ट के साथ। वो लोग जो SPSS जो ISSB में टेस्ट दे के आए हुए हैं, ये जिनको पता है कि वहाँ पे किस तरह से क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है, तो वो भी पहले इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं और वो चेक करते हैं कि आप BA पास हैं या नहीं है। अगर आप BA पास हैं तो फिर वो आपको टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। वो आपको जब टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पे वो टेस्ट ले रहे होते हैं और कंप्यूटर पे ही वो उसी वक्त ही पता चल जाता है कि आपने टेस्ट पास किया है या नहीं किया है। जब आप वो इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर वो आपको मेडिकल के लिए बुला लेते हैं, इनिशियल मेडिकल जिसको बोलते हैं। वहाँ पे वो आपसे रनिंग करवाते हैं, वो जंप करवाते हैं, वो आपसे रोप क्लाइंबिंग करवाते हैं, पुशअप्स, चिनअप्स, वो ये सारा कुछ देखते हैं कि आप फिज़िकली फ़िट हैं या नहीं है। अगर वो आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आप आगे कंप्रीहेंसिव इंटरव्यू जो उनका ISSB में होता है वहाँ पे भेज देते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स फेल कर जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन वहीं से रिजेक्ट की जाती है और आपको कहा जाता है थैंक यू वेरी मच, कोई और जॉब ढूंढें। अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आपको फिर ISSB से एक कॉल आ जाती है कि जी आप हमारे पास आएँ, यहाँ पे 4 दिन हम आपकी जो है वो आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। वो आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे, वो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, आपकी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं। अब आपने 4 दिन दिन रात वहाँ पे गुजारना है। अब अगर वहाँ पे आपने वो जो जितने भी टास्क आपको देंगे वो अगर आपने वो टास्क परफॉर्म कर लिए और आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो आपसे किन किन टास्क से आपसे काम करवा रहे हैं, अगर तो वो आप वो टास्क फुलफ़िल कर लेते हैं
तो वो फिर आपको अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। जिन लोगों को वो अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई कर देते हैं वो उनको मेडिकल के लिए रोक लेते हैं। बाकी लोगों को वो कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट एक्चुअली फिट फॉर दिस जॉब, आप चाहे वो किसी दूसरे करियर में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। अब जब आपने वो सारी चीज़ कर ली तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वो आपकी बैकग्राउंड भी चेक कर रहे होंगे और आपका बाद में वो डिटेल मेडिकल भी लेंगे। अब इस डिटेल मेडिकल में जाके पता चला कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वो आपको वहाँ पे सॉरी बोलेंगे और आपको घर वापस भेज देंगे। और अगर आपके वहाँ पे जो डिटेल मेडिकल है आपका वो ठीक आ जाता है, आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ओके हो जाती है, तो फिर वो आपको परमानेंट जॉब ऑफर करते हैं। वो आपको कहते हैं जी कि ठीक है थैंक यू वेरी मच, फ़लाँ तारीख को ककूल में रिपोर्ट करें, और आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके उस क्राइटेरिया में। तो ये बेसिकली एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको फिट कर सकते हैं। इसमें स्टेप्स ऐड भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग से परमानेंट जॉब ऑफर तक कुछ ऐसे ही स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने किसी टीचर को हायर करना है तो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका बोलना है, और फिर उनकी कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज़ में आप उनसे चेक क्या करेंगे। अगर एक बंदे को ठीक बोलना नहीं आ रहा और वो इतना पढ़ भी गया है तो दैट मीन्स कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये जो कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं ये बेसिकली उनका मकसद यही होता है कि आपको वहाँ से पता चल जाए कि जो काम हमने इससे लेना है वो काम ये कर भी सकता है या नहीं। तो ये अभी जब आप आगे जाएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये एक आपका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो बेसिकली स्टार्ट होता है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से है। आज के दौर में एप्लीकेशन फॉर्म्स अब हार्ड फॉर्म में सबमिट नहीं होते हैं। इस चीज़ की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी कि जब कभी आपने जीसी में अप्लाई किया था अभी एडमिशन्स के लिए भी, तो आपने अपना डाटा खुद से फीड किया था। कंपनीज़ भी अब यही कर रही हैं कि वो आपको ऑनलाइन लिंक सेंड कर देते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि जी फ़लाँ लिंक पे चले जाएं, जाके अपना डाटा इनपुट करें और अप्लाई कर दें। उसकी एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट हो जाती है और वो पीडीएफ फॉर्म जो है वो फिर आपने उनको ईमेल करना होती है। तो ये सारे उसके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। फिर आपके पास यहाँ पे एक आ जाती है वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट यूजेस रेलिवेंट एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द लाइक्लीहुड ऑफ जॉब एक्सेस। अब उसमें वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ ऐसे चेक्स लगाए हुए हैं जिनसे पता चल जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही है। समटाइम्स होता ये है कि आपने ये डिमांड किया होता है कि आपके पास मार्केटिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब पाकिस्तानी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया है जी कि हमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है 3 साल का, तो आप अपने उस एक्सपीरियंस को किसी भी मार्केट के एक्सपीरियंस से रिलेट कर देते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो जो वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ़ौरन चेक कर लेगा कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपका रेलेवेंट है या नहीं है। अगर आपका रेलेवेंट होगा तो डेफिनेटली आप उस लिस्ट में टॉप पे आ जाएंगे, और जिनका रेलेवेंट नहीं होगा वो उस लिस्ट में जो है वो डाउन चले जाएंगे। और इसी तरह से जो है आपके मेरिट्स भी बनते हैं। तो फिर आपकी इसी तरह जब आप इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो जाती है, और फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की तरफ चली जाती है। अब जब आपका टेस्ट लिया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टेस्ट हो रहा है। हर एक पोजीशन के लिए एक ही किस्म का टेस्ट नहीं हो सकता। हर एक इंडिविजुअल से सेम जॉब टाइटल पे सेम क्वेश्चंस नहीं हो सकते। हर एक जॉब टाइटल के लिए सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन करें तो वो सेम नहीं हो सकते। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि अगर आपने कोई एक मैनेजर हायर करना है तो उसके लिए आपके लिए क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कुछ और होगी, अगर आपने असिस्टेंट या डिप्टी मैनेजर हायर करना है तो उसके लिए जो है वो चीज़ें और होंगी। तो ये चीज़ आपको पहले से डिसाइड करना होती हैं। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड असेसमेंट सेंटर्स, एवेल्यूशन एबिलिटीज़ इन एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़, ये चंद एक आपके टेस्ट की टाइप्स हैं। और सिलेक्शन डिवाइस रिक्वायरिंग द जॉब एप्लीकेंट टू परफॉर्म अ स्मॉल सैम्पलिंग ऑन एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़, वर्क सैम्पलिंग है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से, जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ड्राइवर रखना है और क्योंकि मुझे मेरा एक दोस्त है यहाँ पे डेवो में, तो वो जब कभी उन्होंने ड्राइवर्स हायर करना होते हैं तो वो एक्चुअली उस ड्राइवर को रोड पे बस चलाने को बोलते हैं कि जी चलाएं यहाँ पे और हम आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो वो बेसिकली आप जब तक उनकी एक्चुअली उस चीज़ को पास आउट नहीं करते तो वो आपको रिक्रूट नहीं करते। ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे कि किसी टीचर को आपने हायर करना है और आप आते ही सबसे पहले उसको ये कहते हैं कि आप हमें किसी भी एक टॉपिक पे 15 मिनट की प्रेजेंटेशन दें। वो जो 15 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी उसमें यू विल डिसाइड कि हाँ जी इस बंदे को ग्रिप कितनी है, इसको बोलना किस तरह से आता है, क्या इसमें कन्विंसिंग पावर है या नहीं है, स्टूडेंट्स को टैकल करना आता है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उनसे करवाते हैं और ये जो सारी की सारी चीज़ें आप उनसे करवा रहे होंगे तो जो प्लेस जहाँ पे आप उनको करवा रहे होंगे दैट इज़ एक्चुअली नोन एज योर असेसमेंट सेंटर, अ फैसिलिटी वेयर परफॉर्मेंस सिमुलेशंस टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड। दीज इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज यूज्ड फॉर सिलेक्शन डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। और ये आपने एक असेसमेंट सेंटर जो है वो बनाया हुआ होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये असेसमेंट सेंटर नहीं होता। अगर मैं जुगाड़ की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो ये असेसमेंट सेंटर बेसिकली हमारे सीईओज़ के ज़हन में ही है। अगर उसने ये सोच लिया कि आपको रखना है तो उसने रखना ही रखना है, अगर उसने सोच लिया कि आपको नहीं रखना तो वो असेसमेंट सेंटर उसके दिमाग में चल रहा है और वो उसने डिसाइड कर लिया हुआ है। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये कम्प्रीहेंसिव एचआर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्चुअली परफॉर्म की जाती हैं। फिर आपके पास यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। अब इंटरव्यूज़ की आगे नंबर ऑफ़ जो टाइप्स हैं वो हैं। अब इंटरव्यू में सबसे पहले आपका ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है जिसको ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, और 1 to 1 भी हो सकता है, और 1 to many भी हो सकता है, आपकी सिमुलेशंस भी हो सकती हैं। आप आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं जिनसे आपका बिहेवियर चेक करना हो, जैसे वो ये यहाँ पे लिख रहा है अ सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट। इंटरव्यू में आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। और फिर इंटरव्यू के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरव्यूअर बायस है कि जो बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो खुद ही बायस्ड है। अगर वो बायस्ड होगा तो डेफिनेटली वो कभी भी आपके साथ फेयर नहीं हो पाएगा। मीन्स image created by reviewing materials such as the resume application or test scores prior to the actual interview। उसने आपके इंटरव्यू लेने से पहले ही आपके रिज्यूमे को देख लिया, आपकी एप्लीकेशन को देख लिया, आपकी हैंड राइटिंग को देख लिया। या इवन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हम लोग सीवी पे पिक्चर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा किस तरह से होगा। इवन हम लोग यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो ये बेसिकली जब आप इस तरह की पोजीशंस में होते हैं तो फिर यू आर सपोज टू बी ऑन इम्प्रेशन मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस बाय पोर्ट्रेइंग एन इमेज डिजायर्ड बाय द अप्रेजर। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि आप जितना न्यूट्रल रह सकें आपको रहना चाहिए। और जब हम इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू में जानबूझ के आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपको गुस्सा चढ़ाया जाए या आपसे जो है वो फाउल क्वेश्चन किया जाए, और उस फाउल क्वेश्चन के अगेंस्ट फिर आपके रिस्पॉन्सेज को देखा जाता है कि आपको किस तरह से आप उस क्वेश्चन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। समटाइम्स आपसे जानबूझ के ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन किया जाता है कि आपको गुस्सा आ जाए, और फिर हम ये और फिर इंटरव्यूअर जो है वो ये देखना चाह रहा होता है कि आप अपने गुस्से को किस तरह से मैनेज करते हैं। या आपने एक और चीज़ भी फील की होगी कि जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कंपनीज आपको 5-5 6-6 घंटे वेट करवाती हैं, और वो लोग जो नॉर्मली वहाँ पे वेट करके चुप करके इंटरव्यू दे के आ जाते हैं उनमें, और वो लोग जो जाते इंटर होते हैं जाके जनाब बताते हैं कि जनाब आपने हमें 6 घंटे यहाँ पे वेट करवाया है तो आप अपने सिस्टम को ज़रा इम्प्रूव करें और ये है और वो है। तो ये बेसिकली सारी सारी की सारी टैक्टिक्स आप इंडिविजुअली एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको खुद करते हैं ताकि आप इंडिविजुअल बिहेवियर्स को जो है वो असेस कर सकें। इसी तरह से जब आप बिहेवियर्स को असेस कर रहे होते हैं तो उनको हम बिहेवियरल इंटरव्यू बोलते हैं, जैसे ऑब्जर्विंग कैंडिडेट्स
नॉट ओनली फॉर व्हाट दे से बट फॉर हाउ दे बिहेव। तो वो सिर्फ उनके कहने पे नहीं जाना, एक्चुअली उन वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा जो है वो एम होता है। और फिर आपके रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज़, जिसमें अ सिलेक्शन डिवाइस दैट अलाउज जॉब कैंडिडेट्स टू लर्न नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप रियलिस्टिक होके एक ऐसा प्रीव्यू जॉब का देते हैं कि जहाँ पे लोगों को ये बताया जाता है कि इसके प्लस और माइनसेस दोनों क्या हैं। ये बेसिकली तब होता है जब आपको हायर कर लिया जाता है। ये ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो रही है। फिर आपके पास आ जाता है जॉब कंडीशनल जॉब ऑफर्स के कंडीशंस। आपको कंडीशनल कह दिया जाता है कि जी टेंटेटिव जॉब ऑफर दैट बिकम्स परमानेंट आफ्टर सर्टेन कंडीशंस आर मेट। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ठीक है आप ज्वाइन कर लें, हम 3 महीने आपको देखेंगे और 3 महीने के बाद फिर हम आपको लेटर दे देंगे। वो जो 3 महीने हम आपको देखेंगे, वो जो आपको देखना है 3 महीने, वो बेसिकली आपकी कंडीशनल जॉब ऑफर है कि जी हम आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और वो जो 3 महीने का टाइम होता है वो आपका टाइम कहलाता है प्रोबेशन पीरियड नॉर्मली, कि आप उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं और उस परफॉर्मेंस की बेस पे फिर आपको 3 माह, नॉर्मली इसका 3 मंथ्स टाइम होता है। ये कंपनीज पे डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज को 6 मंथ्स भी करती हैं, कुछ इसको वीक्स पे कर देती हैं। तो ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे। तो उसके बाद फिर आपको उस बेस पे इंक्रीमेंट भी मिल जाता है जब आप परमानेंट होते हैं, और फिर आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिल जाता है। फिर आपके पास आता है यहाँ पे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन जॉब कैंडिडेट्स प्रोवाइड। जब जैसे मैं ये कहता हूँ कि अक्सर आपने सुना होगा कि जब कभी भी आपको कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हायर करते हैं तो वो पहले फिर आपका बैकग्राउंड बड़ा डिटेल से चेक करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जी कोहोटा में जो लोग हायर किए जाते हैं, तो वहाँ पे जिन लोगों को हायर किया जाता है, अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर उनका बैकग्राउंड इतनी डिटेल में चेक किया जाता है कि वो आपके सारे रिश्तेदारों को जाके मिलते हैं और आपको पता नहीं होता कि वो आपको चेक करते फिर रहे हैं, लेकिन वो पूरी असेसमेंट करते हैं। आपका एक एक ख़ानदान का फ़र्द चेक किया जाता है। अगर उनको थोड़ा सा भी लगे डाउट तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट ये कर रहे होते हैं कि आपका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सच है या नहीं है। तो बेसिकली वो जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले उन लोगों से पूछा जाता है जिन लोगों के रेफरेंस आपने दिए हुए होते हैं, जिनको आपने अक्सर सीवी में लिखा होता है रेफरेंस में बी प्रोवाइड ऑन डिमांड। वो जो मे बी प्रोवाइड ऑन डिमांड का मतलब यही होता है कि अगर आपने मेरे बारे में किसी से पूछना है तो आप फ़लाँ से पूछें। फ्रेश ग्रेजुएट्स नॉर्मली अपने टीचर्स का लिखते हैं कि जी अगर आपने हमारे बारे में पूछना है तो हमारे टीचर से पूछें। और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हैं तो आप फिर उन लोगों का रेफरेंस देते हैं जो जिन लोगों के पास आप काम कर रहे होते हैं। और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन का बताना ही ज़रूरी होता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी ABC में काम कर रहे हैं और आपने आगे किसी FGH में अप्लाई किया है, तो वो जो कंपनी F वाले हैं वो डेफिनेटली आपका CV देखेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि आप कंपनी A में काम कर रहे थे। तो वो कंपनी A में कोई ना कोई डेफिनेटली उनका वाकिफ़ लाजमी होगा। वो अपने उस कंपनी A के जो उनका वहाँ पे जानने वाला होगा, वो उससे ख़ुद ही इनफॉर्मल तरीके से पता कर लेंगे कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे की रिपोर्ट क्या है। वो रिपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो रिपोर्ट ही बेसिकली फिर डिसाइड करती है कि आपने उस कंपनी F में जाके ज्वाइन करना है या वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स डेफिनेटली, अगर आप एक्सपीरियंस है तो फॉर्मर एम्प्लॉय से ही पूछा जाएगा। फिर एजुकेशनल कंप्लीमेंट्स कैन बी वेरीफाइड बाय आस्किंग फॉर द ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आपने कोई ऐसी डिग्री लिख दी है कि जी आपको पता है कि जी मैंने जी फ़लाँ फ़लाँ ये चीज़ की हुई है, तो फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन से कि जी इसके बारे में बताएं हमें कि इसके ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास हैं तो शेयर करें। या वो आप कंपनी से ही इंडिविजुअल से ही पूछ सकते हैं कि आपने ये लिखा हुआ है कि जी आपने ये किया था, तो दिखाएं हमारे सर्टिफिकेट्स कि आपने ये किया था या नहीं किया था। लीगल स्टेटस टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्रेडिट रेफरेंसेस, ये भी उसी तरह से क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, किसका माइक ऑन है यार, काइंडली अपना माइक ऑफ करें। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऐसे ही है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप
जब कभी भी आपने आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना है तो एम्बेसीज़ वाले आपसे एक सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपको आपकी लोकल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो इशू करती है, जिसको हम पुलिस का नाम देते हैं। वो पुलिस आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिस पे लिखा हुआ होता है कि आपका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास नहीं है। एंड माइंड इट कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका किसी केस में कोई डिसीजन हो या किसी केस में आपका नाम हो और पुलिस के पास उसकी इन्फॉर्मेशन हो, तो ये कंफर्म है कि वो अगला कंट्री कभी भी आपको जो है वो वीज़ा ऑफ़र नहीं करता, क्योंकि उनको उनको मालूम है कि आप लोग आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनली इल है। तो वो फिर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बैकग्राउंड चेक्स आर कंडक्टेड बाय थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स। नॉर्मली ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स करती हैं। आप लोगों ने बंदे हायर किए हुए होते हैं जो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ऑनलाइन सर्चेज सच एज गूगल सर्च फॉर कैंडिडेट्स कैन टर्न अप इनटू इन्फॉर्मेशन एज प्रेस रिलीजेस और न्यूज़ आइटम्स अबाउट अ कैंडिडेट दैट वाज लेफ्ट ऑफ application or resume. Web 2.0 social networking sites such as Facebook and LinkedIn also provide professional as well as personal information. अक्सर आपसे ये कहा जाता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं अपने लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो शेयर करें। अब वो लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर करने का मकसद ये है कि वहाँ पे आप जब हम वो आपका प्रोफाइल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी एसोसिएशन क्या है, आपकी थॉट क्या है। सोशल मीडिया बेसिकली आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों को इस एज में मालूम नहीं है आप लोगों को कि ये किस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। आपका एक एक पोस्ट, आपका एक एक कमेंट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हम लोग तो इस चीज़ में इतने मोहतात ही नहीं है, सो दैट्स वाई वुड नेवर केयर अबाउट दिस। लेकिन जो कंपनीज अगर इस लेवल पे काम करती हैं तो वो आपकी एक एक रिकॉर्ड्स को भी देखती हैं। और माइंडेड कि अगर आप में से कोई अगर यूएसए गया है या जब कभी जाएगा, तो अगर आप वहाँ पे लैंड करेंगे तो वो लैंड करते ही आपसे सबसे पहले आपका सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो मांगते हैं कि आपने कौन कौन से सोशल मीडिया को जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। और वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री चेक करते हैं कि आज तक आपने अगर कोई किस तरह जो कुछ भी शेयर किया है या देखा है या बात की है, अगर उसमें से उनको किसी भी किस्म की कोई अगर गलत चीज़ उनको नज़र आ जाती है तो वो कभी भी आपको जो है वो इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करने देंगे, वो आपको वहीं से डिपोर्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे केप्ट यू वेटिंग। वो 4-4 5-5 घंटे आपको इसीलिए वहाँ पे वेट करवाते हैं क्योंकि दे आर एक्चुअली क्रॉस चेकिंग कि इस इंडिविजुअल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम उनको नज़र ना आए तो फिर वो आपको जो है वो इमिग्रेशन की इजाज़त देते हैं। फिर आपके पास आता है यहाँ पे मेडिकल फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। ये इसको एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका कोई फ़िज़िकल रिलेटेड जॉब है तो डेफिनेटली आपकी फ़िज़ीक चेक की जाएगी। अगर आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ पे को आपकी जॉब बेस कर रही है तो डेफिनेटली आपकी वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ द जॉब पे कि आपकी फ़िज़ीक जो है वो होनी चाहिए या नहीं है। और यहीं पे फिर आपके पास जब आपने मैनेजमेंट पढ़ी होगी तो आपने एक देखा होगा एसोसिएशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ का एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपने डिसेबल लोगों को भी जो है वो हायर करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब नेचर है उस पर अगर आपको 100% फिट बंदा चाहिए या डिसेबल भी आप रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे कि इधर दे गो फॉर डिसेबल पर्सन और नॉट। ये सारी की सारी जो फिज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन है ये आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड कर रही होती है। और फिर एट द एंड आप उनको जॉब ऑफ़र कर देते हैं। जब आप उनको जॉब ऑफ़र कर देते हैं एंड दे आर सपोज टू ज्वाइन विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट यू हैव मेंशन्ड ओवर देयर। और फिर कंप्रीहेंसिव अप्रोच अप्लाइंग ऑल स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस बिफोर रेंडिंग अ डिसीजन अबाउट अ कैंडिडेट। तो ये कंप्रीहेंसिव प्रोसेस जो है वो जिसको आपको फॉलो करना होता है। और सिलेक्शन फॉर सेल्फ मैनेज टीम्स, ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो 3 किस्म की रिलायबिलिटीज़ हमने यहाँ पे बात की थी वैलिडिटी की, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलायबिलिटी क्या है? सिलेक्शंस डिवाइस कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, कि आप जिस चीज़ से लोगों को असेस कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप वही चीज़ किसी और पर भी अप्लाई करें तो वही रिज़ल्ट आने चाहिए। ये ना हो कि आपने एक चीज़ एक पे अप्लाई की और दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना उसके लिए रिलायबल होना ज़रूरी है उतना ही उसके लिए
वैलिड होना भी ज़रूरी है। वो वैलिडिटी क्या है? द प्रूवन रिलेशनशिप ऑफ सिलेक्शन डिवाइस टू द रेलिवेंट क्राइटेरिया। आप लोगों की हाइट मेजर करने के लिए वेइंग स्केल यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट द वैलिडिटी मीन्स। आपकी जो हाइट है वो आपकी सेंटीमीटर्स या इंचेस में ही होगी, वो केजीज या पाउंड्स में नहीं हो सकती। तो आपकी वैलिडिटी जो है वो उस हिसाब से, उस क्राइटेरियन से ही होनी चाहिए। और फिर कंटेंट वैलिडिटी, द डिग्री टू विच कंटेंट as a sample represent all situations that could have been included such as typing test for a clerk typist। तो जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कंटेंट की वैलिडिटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी ड्राइवर को आपने हायर करना है तो उस ड्राइवर से आप टाइपिंग टेस्ट नहीं ले रहे होंगे, और अगर आपने किसी क्लर्क को हायर करना है तो उस क्लर्क से आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं ले रहे होंगे। तो उसमें जो रिजेम्बलेंस है, जो कंटेंट की वैलिडिटी है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, द डिग्री टू विच अ पर्टिकुलर ट्रेट रिलेट्स टू सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस एज एन IQ टेस्ट। अब वो जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, वो आपने बेसिकली उनके IQ को टेस्ट करना है, और उनका आपने वो IQ टेस्ट करना है जो उनकी जॉब से रिलेटेड होगा। आपने उनसे इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह का जो है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक नहीं करना कि आपने उनसे आइटम बम बनवाने हैं। अगर आपने मार्केटिंग मैनेजर हायर करना है तो आप उनसे HR के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होंगे, आप फिर उनको मार्केटिंग इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ व्हाट द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स। फिर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, द डिग्री टू विच अ पर्टिकुलर सिलेक्शन डिवाइस एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स द इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ वर्क बिहेवियर एज इन द रिलेशनशिप बिटवीन अ टेस्ट स्कोर एंड जॉब परफॉर्मेंस। और फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी के जो क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हैं वो क्राइटेरिया आपके टेस्ट स्कोर्स को और आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को जो है वो रिलेट करता हुआ नज़र आना चाहिए। आप ये ना हो कि क्वेश्चन आपने साउथ का किया है और जॉब परफॉर्मेंस आप ईस्ट की मांग रहे हो, तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। ये कंट्राडिक्टरी जो है वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और फिर आपके पास एंड पे है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, वैलिडेटिंग टेस्ट बाय यूजिंग प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एज अ स्टडी ग्रुप। और बेस्ट वे ये है कि आप अपनी उस वैलिडिटी को प्रिडिक्ट करवा लें। आप पहले से उसको जो है वो एक पायलट स्टडी करवा लें कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वो अगर आपने 100 बंदों पे करना है और आप पहले 10 बंदों पे करके देख लें, अगर तो वो ठीक आता है तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगा। इसीलिए नॉर्मली आप टेस्ट वही करते हैं जो पहले आपने टेस्ट लिए भी होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो टेस्ट आपके वैलिड हैं, तो पहले भी वही होते आ रहे थे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कट स्कोर, जिसको हम थ्रेश होल्ड कह सकते हैं। आप एक लिमिट लगा देते हैं कि जी जो इस स्कोर से ऊपर ऊपर होंगे उनको बुला लेंगे, और जो इससे नीचे चला जाएगा हम उसको नहीं बुलाएंगे। सिंपल स्ट्रेट वे इसकी जो एग्जांपल है वो आपका NTS है कि जो कॉल ही उस बंदे को आएगी जो 50 से ऊपर होगा। 49 वाला जो है वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम से निकल जाता है। कंकरेंट वैलिडिटी, द वैलिडेटिंग टेस्ट बाय यूजिंग करंट एम्प्लॉयज़ एज अ स्टडी ग्रुप। कंकरेंट बेसिकली बोलते हैं करंट को। जो अगर आपने कोई ऐसी स्टडी करनी है, आपने कोई टेस्ट लेना है, तो बजाय ये कि आप कहीं बाहर जाके जो है वो करते फिरें, बेहतर ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, आप अपना वो जो स्केल है, जो आपकी जो भी आपने डेवलप किया है टूल, आप उसको अपने ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ पे जो है वो अप्लाई करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये प्रेडिक्टिव और कंकरेंट वैलिडेशन का एक चार्ट है जो आपको वो उस पर शेयर कर रहा है, वो इसकी डिटेल में ऐसे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कट स्कोर्स को, कि ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कितने लोगों को बुलाना है। ये देखें, ये बेसिकली आपका स्कैटर प्लॉट है जिसमें वो ये बता रहा है कि इस तरफ आपकी जॉब परफॉर्मेंस और इस तरफ आपके टेस्ट स्कोर्स हैं। और अगर आपने 70 जो है वो पार स्कोर रखा हुआ है, तो 70 में आपके ये वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएंगे। और अगर आप इस थ्रेश होल्ड को, इस कट स्कोर को अगर 98 पे ले जाते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स आएंगे जो आपको इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है वो ज़्यादा लोग बुलाने हैं इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको फिर लेफ्टवर्ड मूव करेंगे। आप ये कहेंगे जी कि 70 की बजाय इसको 50 कर लें। तो 50 अगर आपका यहाँ पे फॉल कर रहा होगा, तो अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि मैक्सिमम जो है वो लोग आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये स्कोर्स सबके ही बहुत लो आए हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि कट स्कोर को आप 0 पे ले जाएं, सभी को इंटरव्यू के लिए बुला लें। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी है,
कि वो उसको किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर आपने ऐसे लोग बुलाने हैं जो 50 तक हैं तो फिर ये वाले लोग भी जो है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने बुलाने 50 और 70 के दरमियान वाले हैं तो फिर आप इनको बुला लेंगे, आप इनको भी छोड़ देते हैं और इनको भी छोड़ देते हैं। नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती नहीं है। तो आप बुलाते इसी तरह से ये कि 50+ जितने भी होंगे वो सारे के सारे ही इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं 98 पे 2 हैं और हमने 10 लोगों को बुलाना है, तो फिर आप इस चीज़ को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं कि आप एक लिस्ट बना लेते हैं और टॉप टू बॉटम, और फिर आप उसमें डिसाइड करते हैं कि टॉप 10 को आप बुला लेते हैं। तो टॉप 10 आपके जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें उनको जो है वो बुला लिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक्सरसाइज पे कि वो किस तरह से करते हैं। और फिर आप अल्टीमेटली जब इंटरव्यूज़ को परफॉर्म करते हैं तो इंटरव्यू के बाद आप लोगों को रख लेते हैं। ये एक समरी है जो आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी हैं फॉर द सेक ऑफ सिलेक्शन। जब आप इन सबको कर लेते हैं तो आप जो है एक अच्छा इंडिविजुअल हायर कर लेते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हर चैप्टर के एंड पे ये की टर्म्स होती हैं, इन की टर्म्स को अपने पास लिख लें, उनके आगे 2-2 लाइंस की डेफिनेशन लिख लें, तो आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जिसमें से आपको अगर कभी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सकें कि हाँ जी मैंने HRM पढ़ी थी और मुझे पता है कि ये चीज़ कहाँ पे फॉल करती है। अब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लें प्लीज़। जी, एनीबडी? जी, क्वेश्चन है किसी का? हेलो? No, sir. No question. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हो। हाँ, वेयर इज द CR? जी सर। CR कोई क्वेश्चन नहीं है यार तेरा? सर चैप्टर पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस आएंगे ना सर। अच्छा, नहीं ये अभी मैडम ने क्वेश्चन किया है ना, अरे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखें valid- कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जो चीज़ें आपने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हैं, द डिग्री टू विच अ पर्टिकुलर ट्रेट रिलेट्स टू सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस एज इन IQ टेस्ट, तो आपने उन ही ट्रेड्स के बारे में पूछना है जो आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड है। जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि आप उन ट्रेड्स के बारे में नहीं पूछेंगे। आप ड्राइवर से ये नहीं पूछ सकते कि आप बिजली का काम जानते हैं और उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्ट आपने बनाया है, जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, आपने उन IQs को ही टेस्ट करना है जो उससे जॉब रिलेटेड हैं। और वो क्वेश्चन इसलिए आप कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस के लिए किन किन ट्रेड्स का होना ज़रूरी है। तो ये है बेसिकली आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। ठीक है? अगर समझ आ गई है तो चैट में ही जवाब दे दो। चलो, थैंक यू वेरी मच। CR इनकी अटेंडेंस लो भाई आज। ओके सर। और इसका जो लास्ट वीक की तो मैंने सबकी अटेंडेंस मार्क कर दी थी, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सो इट वोंट बी लाइक लास्ट वीक। अब अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से मार्क हुआ करेगी। तो आप मुझे सिर्फ उन लोगों के रोल नंबर्स भेजेंगे जो एबसेंट हैं। ठीक हो गया? ओके सर। चले, गुड हो गया। सो नो मोर क्वेश्चंस?
सर मैसेज पढ़ लेना।